नमस्कार बच्चों। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की पूरक पुस्तिका भारत की खोज का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। बच्चों, जैसा कि आप शीर्षक को देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका अर्थ क्या है? बच्चों, जब हम आदि मानव की बात करते हैं तो आदि मानव की जो दिनचर्या थी वो व्यवस्थित नहीं थी। उसके जीवन में नियमों का और समय का कोई महत्व नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे 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 करके इस प्रजाति ने अपना विकास किया, ये नियमों में बंधा, ये अनुशासन सीख गया और धीरे धीरे इसका विकास हो गया। क्या हम इस विकास को सभ्यता कह सकते हैं? हाँ बच्चों, उस आदि मानव से लेकर आज के सभ्य मानव तक की यात्रा को हम सभ्यता कह सकते हैं। मानव के विकास का इतिहास कह सकते हैं और इस मानव के विकास को ही हम सरल शब्दों में सभ्यता कहते हैं। बच्चों, सिंधु घाटी से क्या इसका संबंध है? सिंधु एक नदी का नाम है। ऐसा माना जाता है कि जीवन में सभ्यता का विकास या जीवन का विकास अक्सर नदियों के किनारे हुआ है। जब भी कोई सभ्यता विकास करती है, उसका सबसे गहरा संबंध होता है नदियों से। नदियों के किनारे ही लोगों को उपजाऊ मिट्टी मिलती है, पानी मिलता है, रहने के लिए मैदान मिलता है। और इस सिंधु घाटी सभ्यता का यही महत्व है कि सिंधु नदी के किनारे जो एक विकास की स्थिति जिसकी खोज की गई सन 1921 में, हड़प्पा सन 1922 में, मोहनजोदड़ो, तब हमें पता चला कि आज के समय से भी कई वर्षों पहले भी एक सभ्यता हमारे समाज में विकसित थी, जिसका किन्हीं प्राकृतिक कारणों की वजह से नाश हो गया, उसका अंत हो गया। लेकिन बच्चों, उसके साक्ष्य हमें आज भी मिलते हैं। हम अपना पाठ शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है, जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। बच्चों, यदि भारत के अतीत की हम बात करें कि भारत की जो सभ्यता है उसका विकास, शुरुआत कहाँ से हुई उस विकास की, तो उस विकास की शुरुआत हुई सिंधु घाटी की सभ्यता से। ऐसा कहा जा रहा है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से है। तो बच्चों, यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि भारत के अतीत की तस्वीर कहाँ मिलती है? आप कहेंगे भारत के अतीत की तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ मिलते हैं? तब आप कहेंगे इस सभ्यता के अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा सभ्यता के रूप में मिलते हैं। जब खुदाई की गई और इन स्थलों की खोज की गई, तब इतिहास रचा गया बच्चों, और समाज में एक क्रांति आई। आगे आप बच्चों ये चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में हम देखेंगे एक मोहर दिखाई गई है, एक हड़प्पाई मोहर दिखाई गई है। मोहर क्या होती है बच्चों? मोहर होती है जिसे आप आज के समय में रुपया कहते हो, सिक्का कहते हो। प्राचीन समय में भी लेन देन के लिए एक मुद्रा का प्रयोग होता था। उस मुद्रा को उस समय में, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, तांबे की हो, किसी भी प्रकार की हो, उसको मुहर कहा जाता था। उस पर राजा के राज्य का कोई प्रतीक चिन्ह अंकित होता था, जैसा कि इस मुहर पर भी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। अभी हमने देखा मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत कहाँ है? जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और हड़प्पा कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब के पश्चिमी भाग में है, जो कि भारत में पड़ता है।
तो हम कह सकते हैं इन दोनों ही सभ्यता के स्थलों के बीच काफ़ी दूरी है। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी, किसी की सोची समझी कोई योजना नहीं थी, बल्कि यह तो एक संयोग मात्र था। इस बात में संदेह नहीं है कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे, जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यानी न केवल इन दोनों ही स्थलों की खोज की गई, वरना बल्कि अन्य स्थलों की भी फिर खोज करने की जैसे होड़ लग गई, क्रांति आ गई। और भविष्य में भी ऐसा सोचा जाने लगा कि संभव है भविष्य में भी सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और नई नई खोजें की जाएं। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला जिले में बच्चों कुल 11 स्थलों की खोज उस समय की गई थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। आप इसकी पूरी लिस्ट मिलेगी आपको, उसे देखें, उसे जानें कि आखिर कौन कौन से स्थलों की उस समय खोज की गई। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, सिंधु से लेकर, सिंधु जो कि जिसका शुरुआती हिस्सा पाकिस्तान में है सिंधु नदी का, और गंगा की घाटी, गंगा जिसका मुख्य स्थल ही भारत है, इन दोनों नदियों के बीच ही ये सभ्यता पनपी है। इसीलिए केवल सिंधु घाटी की सभ्यता भर नहीं है, बल्कि उससे कई अधिक है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है, अर्थात हमने अब तक जो विकास की शुरुआती बात जानी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दो सभ्यताओं की खोज के साथ ही अन्य स्थलों की खोज का कार्य भी प्रारंभ हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। बच्चों, ये बहुत पुरानी भी सभ्यता है और इसके साथ साथ हमारे समाज ने जो आप इसका वर्तमान रूप देख रहे हैं, ये पूर्ण रूप से विकसित है हम ये नहीं कह सकते, ये विकासशील है। क्यों है? क्योंकि अभी भी कई गांव ऐसे हैं, कई जगह ऐसी हैं जहां कच्ची सड़कें हैं, बारिश होती है तो वहां कीचड़ हो जाती है, घर अव्यवस्थित बने हुए हैं, कच्चे घर हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, जिसका इतिहास वर्षों पुराना है, तो वहाँ आप देखेंगे कि नालियाँ भी पक्की थीं, नालियाँ ढकी हुई थीं, जिससे गंदगी ना फैले। घर व्यवस्थित तरीके से अरीय या वृत्तीय क्रम में बने हुए थे। यानी आप तो विकास अभी कर ही रहे हैं, लेकिन इस सभ्यता ने तो विकास की सारी सीमाओं को पूरा कर लिया था, सारी सीमाओं को छू लिया था। इसीलिए कहते हैं यह सभ्यता काफ़ी विकसित सभ्यता थी। उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे, क्योंकि बच्चों विकास बहुत जल्दी ही नहीं हो जाता, बहुत जल्दी नहीं मिल जाता। विकास करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी और वर्ष बीतते जाते हैं और हम विकास करते जाते हैं। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। क्यों? क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान था, सभी धर्मों के लोग मेलजोल से रहते थे। बच्चों, वर्तमान में जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं और वो सभ्यता आप जिसे आज देख रहे हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में पहले से ही समाई हुई थीं। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत भी रही। अग्रदूत यानी इसने भारत की आगे आने वाली सारी सभ्यताओं, भारत के हर विकास की कहानी का नेतृत्व किया। हर शुरुआत इसी से मानी गई। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार भी किया। बच्चों, ये अन्य सभ्यताएं भी दी गई हैं, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यता भी है, मिस्र की सभ्यता भी है। यानी यहाँ भी लोगों ने विकास किया है, उनकी भी कोई कहानी है। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नगर सभ्यता थी या नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था। हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता एक नागर सभ्यता थी।
नागर या धनाढ्य उनको कहते हैं जो संपन्न हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनका समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थीं और दुकानें संभवतः छोटी थीं। आप देखेंगे कई जगहों पर, यदि आप किसी मेले को देख रहे हैं या किसी बस्ती में हाईवे पर आप जा रहे हैं और देखते हैं दुकानें भी यदि होंगी तो वो आज भी उतनी व्यवस्थित नहीं होंगी जितनी व्यवस्थित इस सभ्यता में थीं। ठीक है, ये देखिए मोहनजोदड़ो सभ्यता का एक स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का। वहाँ ये एक महान स्नानागार है। यहाँ किसी जब भी नगर में कोई आयोजन होता था तो सामूहिक रूप से यहाँ लोग स्नान करने के लिए आते थे। देखिए बच्चों कितना व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। इसमें हर चारों ओर से उतरने के लिए, प्रवेश करने के लिए भी सीढ़ियाँ हैं और वापस बाहर निकलने के लिए भी सीढ़ियाँ हैं। और ये भी देखिए बच्चों, इतनी पुरानी व्यवस्था होने के बाद भी यह आज इस रूप में है। इसमें आप ईंटों का क्रम देखिए बच्चों, कितने व्यवस्थित तरीके से जमी हुई हैं। पक्की ईंटें हैं ये बच्चों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक स्नानागार ही देख लीजिए कितने व्यवस्थित रूप से, कितनी बेहतरीन उसकी डिज़ाइन तैयार की गई है और बनाया गया है। तो सोचिए उस समय पूरी जो सभ्यता का जो नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो कितने विकसित और कितने बेहतरीन रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं। ये तो बच्चों आपको पता ही होना चाहिए कि आपके पिताजी के समय से और आपके समय में काफ़ी बदलाव हुए हैं। पिताजी के समय में फ़ोन हर घर में नहीं मिलता था और आपके समय में हर घर में जितने सदस्य हैं उतने फ़ोन मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन निरंतर होता रहता है, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई होगी। यह देखकर अचरज होता है, आश्चर्य होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता और की जो दो स्थल हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यहाँ हम न केवल नगर सभ्यता की बात करेंगे बल्कि लोगों की परंपरा, उनके रीति रिवाज, उनके रहन सहन, उनकी पोशाक और उनके फैशन की भी हमें साक्ष्य मिले हैं। हर तरह के सबूत हमें मिले हैं कि वाकई में यहाँ हर चीज़ कितनी विकसित रही होगी। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर वेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन नहीं किया है बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, ठेठ यानी जो पारंपरिक हैं, शुद्ध देसी हैं, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया। जैसा कि आप अभी स्नानागार का चित्र देख चुके हैं। थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको ये बताया था कि नालियाँ भी कैसी थीं। हर घर के नीचे नाली थी और हर मोहल्ले गली की जो छोटी छोटी नालियाँ थी वो एक बड़े नाले में जाकर मिलती थी। यानी कहीं ना कहीं जल के निकास की व्यवस्था भी बड़ी व्यवस्थित थी। वर्तमान समय में आप देखेंगे कुछ मोहल्ले, कुछ गलियां ऐसी हैं जहां हम जब प्रवेश करते हैं तो बदबू के मारे हम अपनी नाक पर कपड़ा रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पानी के निकास की अभी भी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता तो एक निराली ही सभ्यता है जिसकी जितनी भी हम विशेषताएं गिनाएं वो कम हैं।